स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो और बात करेंगे खबरों की। डोंगरगढ़ से खबर सामने आ रही है, आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि। तो ये बड़ी जानकारी डोंगरगढ़ से सामने आ रही है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली और 3 दिन के उपवास के बाद देह त्यागा है। और छत्तीसगढ़ एमपी में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी संख्या में पहुंचे जैन समाज के लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में श्रद्धांजलि। जैन समाज का आज देश भर में रखेगा बंद दुकानें। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आज देश भर में जैन समाज दुकानें बंद रखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में श्रद्धांजलि भी उन्हें दी जाएगी और ये बड़ी संख्या में जो है जैन समाज के लोग पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ एमपी में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। डोंगरगढ़ से खबर सामने आ रही, 3 दिन के उपवास के बाद देह त्याग किया है और छत्तीसगढ़ एमपी में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ली है और 3 दिन के उपवास के बाद देह त्याग किया है उन्होंने। और छत्तीसगढ़ एमपी में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और खबर रायपुर से है, जहां प्रेस क्लब चुनाव के लिए वोटिंग हुई। शाम होते होते नतीजे भी आ गए। युवा पत्रकारों की टीम को नेतृत्व की कमान सौंपी गई है। रायपुर के पत्रकारों ने प्रेस क्लब अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ल ठाकुर को चुना। उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला बने और कोषाध्यक्ष पद पर रमण हलवाई को जीत मिली। ये सभी संकल्प पैनल के प्रत्याशी थे। तो प्रेस क्लब चुनाव की वोटिंग हुई है और प्रफुल्ल ठाकुर भी बनाए गए अध्यक्ष। संदीप शुक्ला उपाध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है, प्रेस क्लब चुनाव की वोटिंग संपन्न हुई है और प्रफुल्ल ठाकुर प्रेस क्लब अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश पर राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व अधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया। बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में जिलाधिकारी चंदन कुमार ने राजस्व अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। वहीं प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी राजस्व अधिकारी बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और कहा कि राजस्व निरीक्षक मंडल और तहसील स्तर पर आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। साथ ही कहा कि राजस्व के मैदानी अमला वर्तमान में फसल कटाई होने के बाद सीमांकन कार्य को प्राथमिकता से 100% किया जाए। और आयोजित शिविर में 86 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर ही 4 आवेदन का निराकरण भी किया गया। और खबर महासमुंद से है, जहां मोंगरा पाली संकुल केंद्र में प्रभारी ने स्कूल में लेट आने वाले शिक्षकों और आधे समय में ही स्कूल से गायब होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की है। बता दें कि ऐसे शिक्षकों पर सतत निगरानी रखने के ग्रुप वीडियो कॉल कर नवाचार किया जा रहा है। संकुल गतिविधि कसावट में आने के पढ़ाई वगैरह कसावट में लाने के लिए मेरे अंडर में 10 स्कूल है सर। 10 स्कूल का मैं निगरानी तो रोज रोज नहीं कर सकता, इसलिए ग्रुप कॉलिंग होता है सर। ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से सभी का निगरानी होता है सर। सुबह 10 बजे के बाद और उसके बाद दोपहर में 2 बजे और उसके बाद 3:45 बजे सर। जेडी सर जी का बैठक हुआ था सर महासमुंद में 7 तारीख को। प्रधान प्राचार्य और संकुल समन्वयक के साथ बैठक लिया गया था। उसमें बोला गया था कि संकुलों में कसावट लाना है करके। और संकुल के अंतर्गत 10 स्कूल है। 10 स्कूल में मैं निगरानी के लिए यही ग्रुप कॉलिंग चालू किया हूँ सर, जो एक नवाचारी है।
और खबरों में बढ़ते आगे, सूरजपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आईफोन के पागलपन में एक छात्र ने फिल्मी स्टाइल में अपना ही अपहरण करा लिया। बताया जा रहा है कि लड़का 12वीं कक्षा का छात्र था, जो लगभग 20 दिनों से गायब था। छात्र ने घर वालों से अपने शौक पूरे करने के लिए फिरौती की योजना बनाई। बता दें, कई घंटे तक गायब रहा। फिर उसने अपने घर में एक मैसेज किया, जिसमें 50,000 रुपए की मांग की। तो छात्र ने खुद का ही अपहरण करा लिया और 20 दिनों से गायब रहा। बताया जा रहा है कि आईफोन की चाहत में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने खुद का अपहरण कराया और ये मामला सूरजपुर का बताया जा रहा है, जहां कई घंटों तक गायब रहने के बाद छात्र ने घर वालों से 50,000 रुपए फिरौती की जो है मैसेज किए और इसके बाद से जो है 20 दिनों तक गायब रहा है छात्र। संकुल गतिविधि कसावट में आने के पढ़ाई वगैरह कसावट में लाने के लिए मेरे अंडर में 10 स्कूल है सर। 10 स्कूल का मैं निगरानी तो रोज रोज नहीं कर सकता, इसलिए ग्रुप कॉलिंग होता है सर। ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से सभी का निगरानी होता है सर। सुबह 10 बजे के बाद और उसके बाद दोपहर में 2 बजे और उसके बाद 3:45 बजे सर। बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से, जहां खमतराई क्षेत्र में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पंकज उपाध्याय की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं इस मामले में अब गृह मंत्री विजय शर्मा ने संज्ञान लिया है। बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने मृतक के पिता से बातचीत की और उन्हें सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने की बात कही है। युवक की हत्या के मामले में गृह मंत्री ने परिजनों से बातचीत की। वहीं युवक के पिता ने गृह मंत्री से कहा कि मेरा घर उजड़ गया है, आपसे निवेदन है कि अपराधियों के घर में बुलडोजर चला दीजिए। और साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा से परिजन की बातचीत का वीडियो और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। में जिस प्रकार एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या की गई, निर्मम नृशंस हत्या की गई है, आरोपियों ने पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस पे कार्रवाई कर रही है। आज हम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, उनसे हालचाल जाने, उनकी जानकारी लिए, तो बहुत दुखद घटना घटी है बिलासपुर में। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री महोदय और हमारे बिलासपुर के पूर्व सांसद और छत्तीसगढ़ में मंत्री आदरणीय अरुण साव जी ने परिवारजन से चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यथासंभव जो भी हो इनके खिलाफ, इनके जो भी आरोपी हैं, आरोपी पक्ष हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिस प्रकार इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, इसकी सजा बिल्कुल ही इनको मिलेगा। सरकंडा थाना क्षेत्र में कल देर रात सूचना 3 बजे रात को प्राप्त हुई कि 2 लोग खमतराई के पास गंभीर रूप से घायल है। इसके उपरांत पुलिस टीम तत्काल मौके में पहुंची और जो दोनों गंभीर रूप से घायल जो थे, जिनका नाम पंकज उपाध्याय और दूसरे का नाम कल्लू, दोनों को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और जो पंकज उपाध्याय है वो उसकी मौत हो गई और दूसरा जो उसके साथ साथी है वो गंभीर रूप से घायल है अभी। इस पर से पुलिस ने तत्काल तहकीकात चालू कर दी और पता चला कि देर रात जो मृतक है और उसका साथी कल्लू अटल चौक खमतराई में जा रहे थे। उसी दौरान गोपी सूर्यवंशी उन्हें मिला और उनका एक बात को लेकर वाद विवाद होने लगा कि जो गोपी सूर्यवंशी है वो रास्ते में रेती गिट्टी क्यों फैला रखा है। इस पर से गोपी सूर्यवंशी और उसके अन्य साथी जो थे, जो विभिन्न जो रापा हो गया, बत्ता हो गया और विभिन्न जो आर्म्स है उसके थ्रू उसके साथ मारपीट की और जिसके उपरांत जो मृतक है गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर से पुलिस ने तहकीकात की और चंद घंटों के भीतर ही आरोपी जो कुल 5 आरोपी है और साथ ही साथ एक नाबालिग है, उनको हिरासत में लिया और अभी इनके साथ पूछताछ हो रही है और जल्दी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। सूरजपुर के चवता गांव में कोयला लोड ट्रैक्टर में दबने से चालक की मौत हो गई, जिससे पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं ग्रामीणों ने
कर्री कुप्पी क्षेत्र से अवैध कोयला खनन कर कारोबार किए जाने की बात कही है। पूर्व विधायक ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार पर संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ऐसे दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी बात कही गई है। तो ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत हो गई और अवैध कारोबार पर कार्रवाई की मांग कही गई है। तो सूरजपुर का ये मामला है और पूर्व विधायक ने परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना भी दिया है। और सीधे चलते दिल्ली, जहां हरियाणा के से मनोहर लाल लाइव क्या कुछ करे, चले आपको सुनाते हैं। आजादी को 76 साल से ऊपर समय हो गया, जिसमें 16 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से और पूर्व में लगभग 55 साल ये कांग्रेस का जो शासन चला है। बातें एकदम स्पष्ट है कि 55 साल में आजादी के बाद देश की जनता को क्या मिला, देश की जनता को किस प्रकार से सत्ता प्राप्ति का हथियार ये मान करके चला गया। और इन 16 वर्ष में, जिसमें विशेष तौर पर अब के 10 वर्ष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने जनता की सेवा के लिए इस सत्ता को माध्यम बनाया। भाइयों बहनों, कोई भी जो पार्टी है, कोई संगठन है, 3 बातें उसके लिए जो महत्वपूर्ण कही गई हैं, उसकी नीति क्या है, उस नेतृत्व की नीयत क्या है और नेतृत्व क्या है, विचारधारा क्या है। अगर इस कसौटी पर हम सब आज के इंडी गठबंधन के बारे में विचार करते हैं, ना उनकी कोई नीति है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। अगर कांग्रेस जब बना, कांग्रेस से उस समय के कार्यकाल में जो नेता थे, उद्देश्य तो ठीक लगता है कि देश की आजादी प्राप्त करने के लिए एक संगठन बना था। संगठन ने कांग्रेस के नाते बहुत इस प्रकार के नेता, जिनका आज भी हम सम्मान करते हैं, चाहे लोकमान्य तिलक हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इस प्रकार का नेतृत्व देश की आजादी प्राप्त हुई। और वहीं अगर आज के नेतृत्व की बात करें तो आज का राज सत्ता प्राप्त करके उसको भोगने का काम उन्होंने किया, देश की सेवा न की। और अगर मैं आज के इस राजकुमार, जो देश का अपने आप को उस गठबंधन का बड़ा नेता मानता है, वो ये कहता है कि मैं गांधी जी का सच्चा अनुयायी हूं। सच्चा अनुयायी, गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, उन कामों का तो कै भी स्पर्श नहीं किया इन्होंने। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं, गांधी जी ने विचार दिया था उस समय कि कांग्रेस का उद्देश्य आजादी प्राप्त करना था, अब हमको कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और मैं मानता हूं आज ये राजकुमार उस उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस को समाप्त करके ही दम लेंगे। इसलिए गांधी जी का विचार कुछ और बात को लेकर था। उनके मन में था कि देश में लोकतांत्रिक सरकार बने, इसके लिए अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को भी आना है तो विभिन्न नामों से आना चाहिए। उनका एक शुद्ध विचार था। लेकिन आज इन्होंने जो कांग्रेस को समाप्त किया है अपने कुकृत्यों के कारण से, और ये कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं।
पिछले सालों में जब कांग्रेस का शासन, देश की हालत हम देखते हैं कि देश को दिशा देने की तो बात दूर, बंटवारे का, समाज के बंटवारा करके बांटो राज करो जो अंग्रेजों की पॉलिसी उसके हिसाब से चलते रहे कि कैसे हम समाज को बांट करके उनके सामने सत्ता प्राप्त करने के लिए वोट, बहुमत का वोट लेना, यही उसका उद्देश्य होता था। 1990 के दशक से पहले कितने दंगे होते थे, उपद्रव होते थे, नक्सलवाद, गलियारा, ये हमको मालूम है देश के बंटवारे की ओर आगे बढ़ रहा था। उग्रवाद की, चाहे पंजाब का, कश्मीर का उग्रवाद हमने देखा है, इनके समय में खूब चलते थे, समाचार छपते थे। अलीगढ़ में दंगा हो गया, सहारनपुर में दंगा हो गया, अहमदाबाद में दंगा हो गया, कितने ही देश प्रदेश के कितने ही ऐसे स्थान जहां हर वर्ष कोई ना कोई दंगा सुनते थे। आज का नेतृत्व पूरे समाज को एक करके लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का आह्वान कि हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, पूरा देश का समाज हमारा एक है, ये हमारे उनके काम करने का तरीके में अंतर है। भाइयों बहनों, देश को तोड़ने के लिए विदेशियों के साथ भी लेना, देश की जनता को एक प्रकार से और दंगा कराने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रोत्साहन करना, करप्शन की बात सब ध्यान में आई, कितने ही प्रकार करप्शन के इनके। लेकिन मैं तो हरियाणा की बात एक करना चाहूंगा कि करप्शन में, जमीनों के घोटालों में किस प्रकार से चिन्हित कर लेते थे कि यहां हमको कुछ करना है, जमीनों के पहले किसानों को भय दिखाना, सस्ते दाम पर खरीद लेना, बाद में बिल्डर्स के साथ सौदे करना और उसके अंदर बेनामी संपत्ति का हिस्सेदारी। आज भी परतें खुल रही हैं मित्रों, भाइयों बहनों। अपराध की बात तो हम देखते ही हैं कि अपराधियों के, विदेशों में बैठे अपराधियों के साथ भी संबंध उजागर होते हैं, हम देखते हैं। और कास्टिज्म की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, इस प्रकार का ये काम करते थे। भाइयों बहनों, विचारधारा जहां तक कहें तो अपने आप को देश से ऊपर मांगना, देश से ऊपर मानना। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की पार्टी ने एक बार कहा, बरुआ जी ने, कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा देश को ऊपर रखते हैं, इंडिया फर्स्ट, ये बात हमेशा कही है। इंडिया फर्स्ट, देश पहले, बाकी सब बाद में। तो इसलिए मित्रों भाइयों, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये गठबंधन ये बना है उसी सत्ता को लालच ले करके, एक ऐसा रथ जिसका कोई सारथी नहीं है, और जब सारथी न हो तो रथ भटक के कहां जाएगा, ये हमको सबको मालूम है। मैं आज इस अवसर पर अधिक न कहते हुए इतनी ही बात कि इस प्रस्ताव को हम जन जन तक पहुंचाएं और इस भावना से हम आखिरी व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से ये जो युद्ध समर जिस प्रकार से इलेक्शन का आगे बढ़ रहा है, दैव और आसुरी शक्तियों के बीच में चुनाव, इस चुनाव में जितना आज का टारगेट यानी भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। मैं इस अवसर पर पुनः अनुमोदन करता हूं इस प्रस्ताव का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोहर जी, आपने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब मैं इसी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और हम उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत भी करें। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित कर रहे हैं। मोहन जी, समय का ध्यान रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे। मैं मान के चलता हूं कि मेरी बात भी वहां तक पहुंच रही होगी। सम्मानीय मंच पर यशस्वी गृह मंत्री ने जिस ढंग से पूरी बात रखी है, मुझे लगता है कि हम सब, मैं तो जहां से आता हूं वो बाबा महाकाल की नगरी है, और भगवान कृष्ण ने जहां शिक्षा ग्रहण की
और आज की राजनीति में जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में गृह मंत्री का रोल अदा किया, हमने ऐसा एहसास किया है कि वास्तव में भगवान कृष्ण के सच्चे अर्थों में शिष्य के नाते से जो शासन व्यवस्था के सूत्र चाहिए वो सारे सूत्र हमको दिखाई देते। मैं अत्यंत आनंद के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भाजपा की देश की आशा और विपक्ष की हताशा। उज्जैन की एक और विशेषता है माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है और उज्जैन ही हमारे देश के 4 नगरों में होता है और वो चारों नगरों में ऐसा माना जाता कि देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन करके उस समुद्र मंथन से अमृत की खोज में अमृत की प्राप्ति लेते हैं और हम सब देखते हैं कि काल के प्रवाह में वो घटना हम सब केवल स्मरण करें। लेकिन आज के इस राजनीतिक दौर में भी 2 दल दिखाई देते हैं और 2 दल में से एक दल वो है जिनके बारे में माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी ने विस्तार से बात कही है कि ना केवल वो परिवारवाद की बात करते हैं, ना केवल वो आतंकवाद से लेकर के सारे मामलों में जिस प्रकार की उनकी दृष्टि होती है। एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने आएगा कि केवल खेत में किसान हूं, परिवार में खेती है, तो जैसे खेत के अंदर एक पुतला खड़ा कर दो और उस पुतले के आधार पर पशु पक्षी भ्रम में रहते कि ये अब इस फसल को नुकसान नहीं करना है। ये जो पुतला खड़ा करके वो अपने किसान तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है कि वो फसल को बचाने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से ये घमंडिया गठबंधन ऐसा पुतला खड़ा करके वो अपनी दूसरे ढंग की दृष्टि रखते हैं और उसकी आड़ में जो वो उनको जो करना है वो गरीब की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, लेकिन भला किसी का नहीं करेंगे। वो केवल भ्रम के आधार पर वो पुतला खड़ा करने का काम करते हैं। एक एक करके वो सारी बातें हम देखें। अगर ओबीसी की बात करते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि उनने ओबीसी की बात करके चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिराने का पाप किया। उन्होंने ओबीसी की बात करके देवेगौड़ा जी की सरकार को गिराने का पाप किया। और हमारा ये पूरा हमारा राष्ट्रवादी दल जिसने हमने अपने लिए समूचे देश की बात करी, लेकिन अति पिछड़े व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री का मौका देने का अगर अवसर मिला तो देश के सामने हमने सबके सामने उदाहरण पेश किया जिसके माध्यम से हमने एक अति पिछड़े परिवार में से लेकर के देश का प्रधानमंत्री दिया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं, जैसे मैंने कहा किसान और मजदूर परिवार में से मेरा अपना परिवार के नाते जाना जाता है। एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने का मौका अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके माध्यम से मैं अपना ये गौरव और गर्व पाता हूं। यही पार्टी है जिसके माध्यम से लगातार पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता नीचे से उठ करके एक बूथ से काम करते करते देश के अलग अलग प्रकार के कामों के माध्यम से जो हमने अपने सीखा है कि राज्य का मुख्यमंत्री भी बनता है और न केवल हमारा बल्कि मध्य प्रदेश तो वो राज्य आता है जहां 4 ओबीसी वर्ग से अगर मुख्यमंत्री देने का गौरव किसी ने दिया है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिनने ये हमको बड़ा सम्मान के साथ मौका दिया है। मुझे तो इस बात की अभी बात करते करते तो ध्यान में आएगा कि हमारे अपने इसी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई के आधार पर अगर बात करें तो अगर 5 विधानसभाओं का हिसाब लगाएं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, तो चुनाव में 5 विधानसभा में से कांग्रेस 4 में हार गई, जिनमें 2 में उनकी सरकारें थी। आप अंदाज लगा लो, आज आंध्र, नागालैंड, सिक्किम, इन 4 राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ये किस ढंग से अपने आप को आने सत्ता की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सत्ता में आएंगे। पश्चिम बंगाल में केवल इनका एक विधायक है, वो भी उपचुनाव में जीता है। देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाली राज्य उत्तर प्रदेश में इनके पास केवल 2 विधायक हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे पास देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी है और सबसे ज्यादा सभी जातियों का समुच्चय बनाते हुए देश के सभी राज्यों में सबको मौका दिया। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। हमारे यहाँ पर सीएम, डिप्टी सीएम जिस प्रकार से दे रहे हैं वो अपने आप में इस बात का रिकॉर्ड है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल कहते नहीं है
कि सबका साथ सबका विकास हमने जो कहा है वो करके दिखाने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने जो अब शुरुआत से कही है, जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने बात रखी थी, धारा 370 को लेकर के 1951 में जो बात कही थी, उसी बात के आधार पर आज देश के अंदर न केवल धारा 370 हटाई है, बल्कि आज पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश में कश्मीर, और देश नहीं दुनिया में एक जो हमने कहा कि हमारा अपना एक तरह स्वर्ग का भूखंड है कश्मीर, उसको सबके सामने ला करके न केवल दिखाया बल्कि आतंकवाद सहित ऐसे कई विषयों को समाप्त करने का प्रयास किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में जिस ढंग से भगवान श्री राम की बात आई, अब मैं तो समझ नहीं पाता हूं इस बात को, क्या भगवान राम के मामले को लेकर के आज इतनी बड़ी आबादी में 142 करोड़ आबादी में एक पूरा बड़ा वर्ग जिन पे श्रद्धा करता है, जिनको आस्था से देखता है, अरे हमारे अपने परिवार में भी हम देखें कि अगर हमको परिवार में कोई किसी परिवार का निमंत्रण मिलता, हमारी जाने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, लेकिन हम जिसने निमंत्रण दिया उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित तो नहीं करते। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सीएम मोहन यादव को लाइव सुन रहे थे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।